मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ व प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें इस कविता आधरती कितना देती है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित का वाचन, शब्दार्थ और भावार्थ बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने इस पाठ का 2 वीडियो बनाया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा होगा वह फिर से देख लेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब मैं तुम्हें इस पाठ का चौथा पद्य, पेज नंबर 16 पे देखो, यहाँ पे है। और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद भर गई गाड़ियाँ। फिर से देख लो, अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंगे कई मखमली चंदवे, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का। हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। कविता का वाचन मैंने किया। अब कविता में कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों का भावार्थ मैं पहले शब्दार्थ बता रहा हूँ, फिर उसके भाव को बताऊँगा। तो शब्दार्थ लिखो, बौने। बौने माने छोटे कदम के, बौने छोटे कदम के। दूसरा देखो, सम्मुख। सम्मुख का मतलब होता है सामने। पैर पटक, पैर पटकना का मतलब होता है मार्च करना। मार्च करते हुए जैसे आगे सिपाही बढ़ते हैं तो उन्हें पैर पटक शब्द से संबोधित किया जाता है। अनगिनती, अनगिनती, अनगिनती माने बहुत सारी संख्या में। अनगिनती का मतलब होता है जिसे हम गिन न सके, कहने का मतलब बहुतायत पत्तों से। मखमली, मखमली यहाँ पे देखोगे, मखमली का मतलब होता है मखमल जैसी मुलायम या रेशम की। चंदवे, चंदवे, चंदवे माने होता है सामियाना। सामियाना नहीं समझोगे तुम लोग, गांव में जब कोई शादी बारात होती आती है तो लोगों को ठहरने के लिए जो स्थान बनाया जाता है अल्टीमेंट्री या कृत्रिम ढंग से कपड़े उपड़े लगा करके ऊपर से, उसे हम सामियाना का रूप देते हैं। उसके बाद है तुम्हारा देखो, बाड़े की टट्टी। बाड़े की टट्टी यहाँ पे लिखा हुआ है। बाड़े की टट्टी माने बांस या लकड़ी से बनाया गया घर, जिस पर पौधे इस समय जो है बेल के पत्ते छाए हुए रहेंगे, उनमें बनते हैं बाड़े की टट्टी। लास्ट, अवाक। अवाक माने सन्न रह जाना, चुप हो जाना। तो इस तरह से अचंभित हुआ। अब ध्यान देना, वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। जब कवि ने अपने आंगन में गीले मिट्टी में अपने उंगलियों के द्वारा मिट्टी को कुरोद कर कुछ सेम के बीज बोए, और सेम के बीज को बो करके वह भूल गया। भूल गया माने यह कोई याद करने की बात भी नहीं थी जिसे वह याद करके रखता कि उसने सेम के बीज बोए हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वह आंगन में फिर से आता है तो वह देखता है कि आंगन में छोटे छोटे नवागत छाता ताने हुए खड़े हुए हैं। वह उनको देख करके अचंभित हो जाता है, सोचता है कि ये नवागत कहाँ से आ गए। कुछ सोचने के बाद उसके मन में एक प्रकार का विचार आता है कि ओह, उसने कुछ दिन पहले इस आंगन के मिट्टी में सेम के कुछ बीज बोए थे जो आज अंकुरित होकर के
इस पौधे के रूप को लेकर के नवागत के रूप में छाते ताने खड़े हुए हैं। वो बहुत प्रसन्न होता है और उसके बाद का भावार्थ मैं बता रहा हूँ। और उन्हें बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से कवि कह रहा है, वही उन्हीं बीजों से उत्पन्न वे छोटे छोटे नवागत पौधे मानो एक पलटन के रूप में, सेना के रूप में उसके आंखों के सामने आज आकर के गर्व से खड़े हैं, गर्व से खड़े हैं। ये पौधे नन्हे नन्हे हैं, नाटी कद के हैं, मानो पैर को पटक करके आगे बढ़ रहे हैं। तब से कभी उन पौधों को निहारे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, धीरे धीरे देखता रहता है। क्या देखता है? अनगिनत पत्तों से लदी भरी गाड़ियाँ हो। जिस प्रकार से जब सैनिक कहीं जाते हैं तो गाड़ियों में भरे हुए रहते हैं, अपने सज्जो सामान से लैस सुंदर दिखाई देते हैं। आज मानो उस आंगन में छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे जो छाते तान करके खड़े हुए हैं, वो आज सैनिक के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरे भरे टंगे कई मखमली चंदवे, ये छोटे छोटे पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे सामियाना की तरह से, रेशमी सामियाना की तरह से यह एक अपना घर बना लिए हैं। बेले बेले फैल गई बरखा, आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, कवि का कथन है। कवि का कथन है, बाड़े की टट्टी का सहारा लेकर, अभी जैसा कि मैंने तुमको बताया, कुछ लकड़ियों का सहारा लेकर के वे पौधे ऊपर बढ़ते गए, ऊपर बढ़ते गए और चारों तरफ बाड़े की टट्टी का सहारा लेकर के चारों तरफ ऐसे छा गए जैसे मानो हरे हरे 100 झरने उसमें से फूट गए हों और वह ऊपर को बढ़ रहे हों। कभी ऐसे हरे भरे पौधे के शामियाने को देख करके हर्षित होता है, साथ ही साथ अवाक रह जाता है कि वाह, कितने सारे पौधे एक साथ उस आंगन में हरियाली को बनाए हुए उसे दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से वह समझने लगता है कि वंश की वृद्धि कैसे होती है, वंश कैसे फलता फूलता है। और इस बात को देख करके वह अपने मन में विचार करने लगता है, सोचने लगता है कि वंश वृद्धि इन्हीं पौधों की तरह से ही बढ़ती है। तो अब इस व्याख्या के बाद मैं नीचे 5वां पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ, इसका वाचन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। छोटे तारों से छितरे फूलों के छांटे, फिर से देख लो, छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर, सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। ओह, उस समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में। छी, स्वार्थ लो बस पैसे बोकर। तो अब इस पद्यांश या काव्यांश का कुछ कठिन शब्द मैं बता रहा हूँ, उन शब्दों को लिख करके उनके अर्थ लिख लो। जैसे छितरे, फैले हुए, झागों, झाग से भरा हुआ, श्यामल, सांवले रंग की, लतरों, लतरों माने लताओं,
मावस, ध्यान देना, मावस, मावस का संबंध अमावस्या से है। लोभ बस, लालच बस। धरती, पृथ्वी, महत्व, महत्व माने उसका मूल्यांकन। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब अपने लिए जो काम किया जाता है अपने लाभ के लिए, उसे स्वार्थ से भरा हुआ करते हैं। अब मैं तुमको व्याख्या बता रहा हूँ, ध्यान देना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य मंजरी के आधरती कितना देती है पाठ नामक पाठ से लिया गया है। इसके कविकार या रचनाकार सुमिंत्रा नंदन पंत जी हैं। यहाँ पर कवि ने अपने आंगन में उगी हुई सेम की बेलों पर लगी हुई फलियों के संबंध में बताते हुए हमें कह रहा है कि कवि के आंगन में जो नवागत छोटे छोटे पौधे थे, आज वह बढ़ करके पूरे बेल के रूप में फैल चुके हैं, उनमें फलियां आ गई हैं। वह पूरे बाड़े की टट्टी के सहारे से पूरे आंगन में फैल करके आंगन की सुंदरता को बढ़ा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे झागों से लिपटे हुए लहरी श्याम रंग के लताओं पर ये सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। अमावस की तरह से हंसमुख, जिस प्रकार से आसमान में अमावस का चांद दिखाई देता है, उसी प्रकार से उसके आंगन में पौधों के बीच में लगी हुई सुंदर सुंदर सेम की फलियां कवि के मन को मुग्ध कर देता है। कहता है, ऐसे लगते हैं सुंदर जैसे अमावस का चांद। चोटी के मोती से, आंचल के बूटों से, चोटी के मोती से, चोटी पर्वत के शिखरों पे, जब पर्वत के शिखरों पे बर्फ़ की चोटियों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो मोती की जैसे चमकने लगती है। कवि का यहाँ उपमा अलंकार के माध्यम से कवि कहता है कि कवि के आंगन में उन पौधों के बीच में लगी हुई सेम की फलियां भी उसी तरह से चमक रही हैं। कितनी सारी फलियां कवि देख करके आश्चर्य हो रहा है। कवि को देख करके आश्चर्य हो रहा है कि उसने मात्र 4-6 बीज सेम के बोए थे, आज उसका आंगन पूरा सेम के पौधे से पूरा भर गया है, फैल गया है, और उन पौधों में ऐसे सेम की फलियां लग गई हैं जैसे चंद्रमा पे चमकते हुए रेशम के कण। वे फलियां कवि के मन को मुग्ध कर लेती है। कवि उन फलियों को देख करके, उनको समझ करके आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह धरती कितना देती है, ये धरती कितना देती है। धरती माता अपने प्यारे पुत्रों को कितना देती हैं, कितनी मदद करती हैं, अपने प्यारे पुत्रों से कितना प्यार करती हैं। नहीं समझ पाया था उसके महत्व को। छी, मैंने बचपन में, कवि के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, कवि अपने को कहता है, छी, मैंने बचपन में धरती माता को कितना ही बुरा शब्द कहा, उनका कितना अपमान किया। मैंने उसे बंध्या कहा, मैंने उसे बंजर कहा, जबकि ऐसा नहीं है। यह मेरा स्वार्थ था, यह मैंने लोभवश कहा। पैसे बो करके जो मैंने धनवान होने की, मोटा सेठ बनने की परिकल्पना की थी, यह मेरा अपना स्वार्थ था, अपना लोभ था, जिसके कारण से मैंने अपने स्वार्थ के कारण धरती माता को मैंने अनुपजाऊ, बंजर, बंध्या कहा। यह मेरी भूल थी। इस तरह से कभी अपने मन में विचार करता हुआ सोचने लगता है।
अब मैं तुम्हें इस कविता का अंतिम और छठवां पद्यांश या काव्यांश बताने जा रहा हूँ। उसका वाचन मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। रत्न प्रसौनी है बसुधा अब समझ सका हूँ। रत्न प्रसौनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो कवि के कल्पित कल्पना या रचना का मैंने वाचन किया। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनके शब्दों के अर्थ को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिख लो। पहला है रत्न प्रसौनी। रत्न प्रसौनी का मतलब होता है रत्न का प्रसव करने वाली, रत्न को जन्म देने वाली या रत्न को पैदा करने वाली। वसुधा पृथ्वी, वसुधा पृथ्वी, धरती, भूमि इत्यादि। समता, समता का मतलब होता है समानता। यहाँ पे लिखा हुआ है समता। समता, समता के दाने बोने हैं। समता माने समानता के बीच बोने हैं। क्षमता, क्षमता, क्षमता माने होता है शक्ति के अनुसार। ममता, ममता का मतलब होता है प्रेम के, ममत्व के। उगल सके, पैदा कर सके। सुनहरी, सोने जैसे किरणों वाली या सोने जैसी फसलें। श्रम, श्रम का मतलब होता है परिश्रम या मेहनत। अब आगे मैं इसका व्याख्या बता रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य मंजरी के आधार कितना देती है कि रचनाकार सुमिंदर नंदन पंत हैं। कवि इस काव्यांश के माध्यम से हमें यह बताना चाहता है कि व्यक्ति का परिश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति जितना परिश्रम करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। उपरोक्त पंक्तियों में मैंने तुमने बताया कभी अपने बचपन में बोए गए पैसे रूपी बीज से जो रुपए पैसे की फलियां उगने की कल्पना की थी, जो साकार नहीं हुई और साकार न होने पर उसने धरती माता को बंजर तथा बंध्या कहा। आज वह उन्हीं धरती में उगे हुए सेम की फलियों को देख करके, अपने आंगन में फैले हुए सेम के पौधे को हरा भरा देख करके जो सोने जैसे चमक रहे थे, उनकी फलियों की तारीफ करता है। उन फलियों को स्वयं खाता है, अपने अगल बगल के आस पड़ोस के लोगों को खिलाता है और लोगों में बांटता है। फिर भी वे फलियां कम नहीं होती है। उन्हीं सभी को देख करके कवि कहता है रत्न प्रसौनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। कवि ने अपने मन में विचार किया कि धरती माता रत्न को पैदा करने वाली है, रत्न प्रसौनी है। वह बात उसके समझ में अब आ चुका था। रत्न प्रसौनी वसुधा है, पृथ्वी है। यदि इसमें सच्ची समता के दाने, समानता के दाने बोए जाएं, अर्थात कहने का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से जो बीज उसमें बोया जाएगा वह बीज अंकुरित होगा और वह बीज सबके लिए, सभी को समानता के लिए, सभी के उत्कर्ष के लिए
सभी की प्रसन्नता के लिए उगेंगे। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। कवि कह रहा है धरती प्रसोनी है, रतन प्रसोनी है, इसलिए इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं और सभी लोगों के क्षमता के दाने बोने हैं। इसमें मानवता के ममता के दाने बोने हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम धरती पे निवास करने वाले सभी जनमानस के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार उनसे आशा करेंगे, उनके अनुरूप व्यवहार करेंगे और प्रत्येक मानव से ममता का व्यवहार करेंगे, ममत्व की भावना रखेंगे, अर्थात एक दूसरे से हम प्रेम पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसमें मानवता के ममते दाने बोने हैं जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। कवि कह रहा है हमें धरती में ऐसे सच्ची समता, जन की क्षमता और मानव की ममता की दाने बोने हैं जिससे इस धरती माता से सुनहली फसलें उग सके, मानवता का जीवन अपने परिश्रम पर गर्व करे, चारों दिशाएं हंसे, चारों दिशाएं उसके तारीफ के पुल बांध दे कि तुमने परिश्रम किया और तुम्हारे परिश्रम का यह फल है। अब तुम सच्ची समता के दाने बोकर, जन की क्षमता के दाने बो करके, मानव की ममता के दाने को बो करके धरती माता को प्रसन्न किया है। इसलिए अब धरती माता तुमको भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए इतने सारे रत्न दिए हैं कि तुम अपने मन में हर्ष का अनुभव करोगे, गर्व का अनुभव करोगे। और इस प्रसंग में कवि कहता है हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार के कर्म करता है उसी प्रकार के फल को निश्चित रूप से वह पाता है। तुलसीदास जी ने इसी बात को कहते हुए, इसी बात को समझाते हुए कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। व्यक्ति का कर्म प्रधान होता है। व्यक्ति अपने कर्म से, अपने परिश्रम से, अपने श्रम से जैसा करेगा उसे वैसा ही मन वांछित फल मिलेगा। इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जीवन में कर्तव्य का काफ़ी महत्व होता है। यदि हमें मालूम है कि हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्तव्य करें, अच्छे कर्म करें, जिससे हमें अच्छे फल मिलेंगे। तो इस तरह से कर्म की भावना, कर्तव्य की भावना जीवन को महान बनाता है। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि हमें स्वार्थ, लोभ के बीज इस धरती में नहीं बोने चाहिए। हमें सच्ची समता के दाने बोने चाहिए, जन की क्षमता के दाने बोने चाहिए और मानव की ममता के बीज बोने चाहिए। कहने का तात्पर्य हमें एक दूसरे से नफरत न करके बल्कि सद्व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल करके अपने, उसके तथा अपने समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए हमें एक दूसरे के साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना जीवन में व्यक्ति का सबसे बड़ा महत्व है, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमारे जीवन में हम सभी को खुशहाली प्रदान करे। तो इस तरह से कवि ने धरती कितना देती है के माध्यम से हम सभी को अपने जीवन में अच्छे कर्तव्यों को करने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे लोग उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान देते हुए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्तव्य करने चाहिए। तो मैं अब यहीं पे अपने इस व्याख्यात्मक वाचन का
विराम देता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।